हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। तो बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था बताइए? लास्ट लेक्चर में हमने आपको राइबोसोम के बारे में बताया था। तो राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम कितने प्रकार का था? 70s टाइप और 80s टाइप। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम था वो किस टाइप का था? 70s टाइप। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम था वो 80s टाइप। तो अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं कंप्लीट किया हो तो वो लेक्चर प्लीज़ जाइए कंप्लीट कर लीजिए, वरना ये लेक्चर समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो बच्चों, जो हमने राइबोसोम आपको बताया था, तो राइबोसोम देखिए एक बार फिर से हम आपको रिकॉल कराते हैं। राइबोसोम जो 80s था और जो 70s था। जो 80s था उसमें दो सब यूनिट थे, 50s और 40s। सॉरी, 60s और 40s। क्या था? 60s और 40s था। और जो 70s राइबोसोम था वो 50s था और 30s था। अच्छा, राइबोसोम जब आप प्रोटीन सिंथेसिस आपको हम बताएंगे तब उसमें हम राइबोसोम में हम बताएंगे आपको हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। राइबोसोम में दो सब यूनिट होंगे, एक लार्जर सब यूनिट होगा, एक स्मॉलर सब यूनिट होगा। ये एमआरएनए के द्वारा जुड़े हैं। तो जो लार्जर सब यूनिट होगा वो ना, उसमें 3 साइट होता है। 1 2 3, 3 साइट होगा। पहला होगा ए, दूसरा होगा पी, अगला होगा ई। क्लियरली रुकिए, बना देते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। इन दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए एमआरएनए रहता है। क्या रहता है? एमआरएनए। और ये एमआरएनए कैसा है? जो ट्रांसलेशन के दौरान आया है और इस पे ढेर सारे कोड हैं। कोड क्या है? कि हमको स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन को बनाना है, उसी का कोड है। इस कोड को एमिनो एसिड रीड करेगा। कौन रीड करेगा? एमिनो एसिड। जब जैसे मान लीजिए यहाँ पहले स्टार्ट कोडन में AUG आई, फिर आगे वैलिन आई, फिर आगे ल्यूसिन आई, लाइसिन आई। ऐसे ऐसे एमिनो एसिड सब मिल के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगी। ठीक। और इन जो एमिनो एसिड को लेकर कौन आएगा? tRNA। हमने क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA को बताया था। वो अपने एंटी कोडान वाले साइड पे जो ये था, इस अपने एंटी कोडान वाले साइड से जो यहाँ पे एंटी कोडान लूप था, इसी से ये अमीनो एसिड को रीड करके आएगा। जैसे अगर इसको AUG को रीड करना पड़ा तो यहाँ पे क्या होगा? ए का उल्टा यहाँ पे यू होगा, ए होगा, इसके पास सी होगा। UAC को ये रीड करे। यहाँ पे एंटीकोडॉन UAC होगा और जो एमिनो एसिड है उसका तो AUG है। तो ये रीड करके लाके इस एमिनो एसिड को इस कोडान पे यहाँ फिट करवाएगा, tRNA। तो जो ये हमने बताया ये स्मॉलर सब यूनिट है राइबोसोम का, ये लार्जर सब यूनिट है। लार्जर सब यूनिट में 3 साइट होगा। देखिए कितने साइट होंगे? 3 साइट। ए साइट, पी साइट और ई साइट। ठीक। ए साइट, पी साइट और ई साइट। जब आप प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें ए साइट की बात होगी, पी साइट की बात होगी, ई साइट की बात होगी। इसलिए आपको हम पहले ही ए साइट, पी साइट, ई साइट के बारे में बता दे रहे हैं, तो उस टाइम आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए ये हम आपके लिए एक फिगर लेकर आए हैं। ओके, ये देखिए राइबोसोम का ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। ये देखिए एमआरएनए है। ओके, एमआरएनए है ना। और एमआरएनए पे देखिए ये कोडान है। जो एमआरएनए किसके द्वारा बना है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा बना है, जिसके पास ढेर सारे कोडान है। जिसको कोड कौन करेगा? ये एमिनो एसिड कौन लाएगा? tRNA। अच्छा, एमिनो एसिड को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है न्यूक्लियस में। कहाँ हो रही है? न्यूक्लियस में। लेकिन एमिनो एसिड कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो tRNA क्या करता है? tRNA साइटोप्लाज्म में जाता है, अपनी एंटी कोडान से उस एमिनो एसिड को पहचानता है जो यहाँ के कोडान को कोड कर सके। वो लाएगा यहाँ पे लाके
यहाँ पहले यहाँ रखता है, ठीक। अगर यहाँ से ये मैच करेगा तो रहेगा, अगर नहीं मैच करेगा तो इसको एग्जिट कर दिया जाएगा, ठीक। तो देखिए ये लार्जर सब यूनिट हो गया, ओके, और ये स्मॉलर सब यूनिट हो गया। इन दोनों सब यूनिट को जोड़ने वाला कौन है? एम आर एन ए। कौन? एम आर एन ए, ठीक। स्मॉलर सब यूनिट और ये लार्जर सब यूनिट। देखिए इसमें एम आर एन ए पे देखिए ये सब कोडान है। कौन है? कोडान। ये सब खूंटी जैसा बना है, ये सब कोडान है। क्या है बच्चों? कोडान है। अब देखिए जो लार्जर सब यूनिट है उसमें 3 साइट है, ए साइट है, पी साइट है और ई साइट है। कितने साइट है? 3 साइट। आप इस तरह से याद करेंगे, ए पी ई, ना कि ऐसे ई पी ई ए। आप इधर से याद करेंगे, ए पी ई। एप से याद कर लेंगे, ए पी ई। इधर से एप मतलब लंगूर होता है, तो यहाँ से याद कर लीजिए आप, ए पी ई। तो राइबोसोम पे कितने साइट होते हैं? 3 साइट। ए पी ई कितने साइट होंगे? 3 साइट होंगे। अब इनके बारे में थोड़ा सा इनका हम नोट्स देख लेते हैं। इसमें देखिए नोट्स हमने आपको लिए लाया है, जो बनाया है। ईच राइबोसोम हैज़ ए बाइंडिंग साइट फॉर एम आर एन ए एंड 3 बाइंडिंग साइट फॉर टी आर एन ए। इसमें ईच राइबोसोम के पास, प्रत्येक राइबोसोम के पास क्या होता है? एम आर एन ए के साथ बाइंड करने के लिए साइट होता है। जैसे ये राइबोसोम है, यहाँ एम आर एन ए बाइंड करेगा, ठीक। तो प्रत्येक राइबोसोम के पास एम आर एन ए को बाइंड कराने के लिए साइट होता है, और 3 बाइंडिंग साइट इनके पास किसके लिए होता है? टी आर एन ए। तो क्या बोल रहा है, जो एक हमारा राइबोसोम है, इसकी लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट, इसके पास एक ऐसी साइट होगी जहाँ से एम आर एन ए बाइंड करेगा। कौन? एम आर एन ए बाइंड करेगा। ये हो गया एम आर एन ए। और 3 ऐसी साइट होगी जहाँ से टी आर एन ए बाइंड करेगा। जो हमने आपको ए साइट बताया है, पी साइट बताया है और ई साइट बताया है, ये टी आर एन ए को बाइंड करेंगे। किसको? टी आर एन ए। तो प्रत्येक राइबोसोम के पास कितने साइट हैं टी आर एन ए के लिए? 3 साइट हो गए टी आर एन ए के लिए, एक साइट होगा एम आर एन ए के लिए। वो जो 3 साइट है टी आर एन ए के लिए, वो कौन कौन से हैं? ए है, पी है और ई है। कौन है? ए है, पी है और ई है। ई साइट को एग्जिट साइट भी बोलते हैं। ई मतलब एग्जिट साइट, ठीक है, एग्जिट साइट। आगे जब हम आपको प्रोटीन सिंथेसिस बताएंगे तो आपको इन सब साइट का जो वैल्यू है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी जब हम आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो बताएंगे तो आपको बताएंगे कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए साइट पे बाइंड हो रहा है, पी साइट पे बाइंड हो रहा है, ई साइट पे। तो आप यहाँ से ए साइट, पी साइट और ई साइट अच्छे से समझ लीजिए ताकि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखिए तो क्या हमने बताया, ईच राइबोसोम के पास आरएनए के लिए कितने बाइंडिंग साइट होते हैं? एक। और टी आरएनए के लिए कितने बाइंडिंग साइट होंगे? 3 बाइंडिंग साइट होंगे। कितने बाइंडिंग साइट होंगे? 3 बाइंडिंग साइट। अब देखते हैं हम लोग पी साइट क्या है। पी साइट जो हमारा है, पी साइट होल्ड द टी आर एन ए कैरिंग द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। और ए साइट क्या करता है? ए साइट कैरीज द टी आर एन ए विथ नेक्स्ट एमिनो एसिड। और अगला जो है, जो ई साइट क्या करता है? डिस्चार्ज टी आर एन ए लीव द राइबोसोम एट ई साइट। पहले आपको हम फिगर दिखा रहे हैं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। देखिए ये आपका है लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट है और यहीं से एम आर एन ए है, ठीक। एम आर एन ए के लिए बाइंडिंग साइड है, यहीं से एम आर एन ए बनेगा। कौन बंधेगा? एम आर एन ए यहाँ से जुड़ेगा, यही एम आर एन ए के लिए बाइंडिंग साइट है। अब देखिए लार्जर सब यूनिट में आपको हमने 3 साइड दिखाया। कितनी साइड दिखाया? 3 साइड। ये हो गया ए साइड, ये हो गया पी साइड, ये हो गया ई साइड, ठीक। ये तीनों साइड हो गए आपके। अब देखिए ए साइड पे क्या है? एमिनो एसाइल टी आर एन ए बाइंडिंग साइट है। एमिनो एसाइल का मतलब जो टी आर एन ए साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को लेके, देखिए एमिनो एसाइल क्या है? टी आर एन ए प्लस एमिनो एसिड प्लस ए टी पी है एमिनो एसाइल टी आर एन ए। एमिनो एसाइल टी आर एन ए। तो एमिनो एसाइल टी आर एन ए क्या है? ए टी पी है, टी आर एन ए और एमिनो एसिड। ये टी आर एन ए
टीआरएनए मान लीजिए ये है, सॉरी, ये टीआरएनए मान लीजिए है। ये किसी भी जब एमिनो एसिड को अपने एंटीकोडॉन से रीड करके मान लीजिए ये एमिनो एसिड को लेकर आ रहा है, ठीक है, ये मान लीजिए एमिनो एसिड को लेकर आ रहा है। तो एमिनो एसिड लेकर आएगा और फिर और इसकी और एनर्जी भी लगेगी, इसी को बोलेंगे एमिनो एसाइल टीआरएनए। तो आके इसके ये पीस यहाँ पे इस साइड पे बाइंड हो जाएगा, ठीक, ए साइड पे बाइंड हो जाएगा। और पी साइड क्या करेगा, पी साइड देखिए, पी साइट है पेप्टाइडिल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। पेप्टाइडिल टीआरएनए जब एक दो पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएंगे, ये वही साइट है, ठीक। पेप्टाइल बॉन्ड दो एमिनो एसिड के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा वही ये बॉन्ड बनाएगा पी साइट। और ई साइड से एग्जिट है, जो टीआरएनए एमिनो एसिड यहाँ से हट जाएगा वहाँ से टीआरएनए बाहर निकल जाएगा। क्योंकि टीआरएनए तो हमेशा बन नहीं रहा है, ये टीआरएनए एमिनो एसिड को लेकर आएगा, ये दोनों दो एमिनो एसिड मिलकर यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और एग्जिट साइड से जो खाली टीआरएनए है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम जाओ दूसरी एमिनो एसिड को लेकर आओ, ठीक है, क्योंकि सोर्स तो लिमिटेड है, ये खाली होगा तभी ना जाएगा दूसरी एमिनो एसिड को लाने के लिए। ओके, नेक्स्ट फिगर में देखिए आपको क्या दिखाया गया है, ये देखिए, थोड़ा सा ये इधर करते हैं आपको दिखे अच्छे से, यही रहेगा, यही रहेगा आपका। ये देखिए, ये लार्जर सब यूनिट है, ये तो आप जान गए, स्मॉल सब यूनिट है, ये हम आपको छोड़ देते हैं, ठीक। ओके बच्चा, अब देखिए एमआरएनए पे ये देखिए कोडान है, ये एमआरएनए का 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। जैसे डीएनए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए डबल हेलिक्स होगा ना, इसका सिंगल स्ट्रैंड होगा। तो ये इसका 3 प्राइम है, 5 प्राइम है। अब देखिए इस पे ये ढेर सारे कोडान है, इसी कोडान को ये टीआरएनए एमिनो एसिड को ला के मैच करवा के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, ठीक। यहाँ से रीड करेगा और इस पर ट्रांसफ़र होगा। ओके, ये देखिए ए साइट है, ये पी साइट है और ई साइट है। देखिए जो ए साइट पे है यही साइट पे टीआरएनए एमिनो एसिड को लेकर आएगा। ओके, नेक्स्ट एमिनो देखिए पहला एमिनो एसिड यहाँ पे लेकर आया, फिर ए एमिनो एसिड इस पे ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक। तो देखिए इसमें यहाँ दिया है नेक्स्ट एमिनो एसिड टू बी एडेड टू पेप्टाइड चेन। यहाँ पे देखिए एक एमिनो एसिड ये है, एक एमिनो एसिड ये है, एक एमिनो एसिड ये है। तो अब ये नेक्स्ट एमिनो एसिड यहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो यहाँ से ए साइड से ये पी साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड, इसी बोलेंगे ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड एमिनो एसिड। तो आपको तीनों साइड के बारे में पता हो गया, ए साइड क्या है, पी साइड क्या है और ई साइड क्या है। और देखिए ई साइड का काम दिखा दें आपको, ई साइड यहाँ से जब ये टीआरएनए खाली हो जाएगा, यहाँ से टीआरएनए यहाँ से एग्जिट साइड से बाहर निकल जाएगा, दूसरे एमिनो एसिड को लेकर आ गया। तो आपको समझ में आ गया ये एमआरएनए के तीनों साइड कौन है, ए साइड, पी साइड और ई साइड। समझ में आया आपको। ए साइड क्या होगा, जो टीआरएनए एमिनो एसिड ग्रोइंग एमिनो एसिड को लेकर आएगा यहाँ पे अटैच होगा, ठीक। फिर मान लीजिए ये एमिनो एसिड को लेकर आया, ठीक, फिर ये एमिनो एसिड पी साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, इनके बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, एक एमिनो एसिड एक एमिनो एसिड, ये सब पेप्टाइड बॉन्ड बना रही हैं और एग्जिट साइड से टीआरएनए बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब जब ये चेन ये पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी, फिर ये भी एग्जिट साइड से बाहर इसको निकल दिया जाएगा। तुम जाओ अपना कार्य करो, क्या करो, तुम जाओ अपना कार्य करो। अब हमने जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, जैसे हमने आपको बताया है डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, ये है ट्रांसक्रिप्शन। अब इस एमआरएनए से प्रोटीन का बनना आया है ट्रांसलेशन। क्या है, ट्रांसलेशन। तो इस प्रोटीन को बनाने में जितने सारे फैक्टर इन्वॉल्व होंगे उसी को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अगर ये फैक्टर जैसे आपको हमने ट्रांसक्रिप्शन में बताया था, इनिशिएशन होगा, इलांगेशन होगा, क्या क्या हमने ट्रांसलेशन में प्रोसेस बताया था, क्या क्या बताया था आपको, बताया था हमने इनिशिएशन,
और नेक्स्ट बताया था हमने इलांगेशन और बताया था टर्मिनेशन। ऐसे ही जब हम लोग ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे उसमें भी आएगा इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, तो बच्चों जो फैक्टर इनिशिएशन में इन्वॉल्व होगा, मतलब जो फैक्टर चेन की शुरुआत कराएगा, चेन बनने को, प्रोटीन बनने की प्रोसेस को शुरुआत करेगा, उसको बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर। क्या बोलेंगे? इनिशिएशन फैक्टर। इसको हम लोग आई एफ से डिनोट करेंगे। आई मतलब इनिशिएशन, एफ मतलब फैक्टर। और जो फैक्टर इलांगेशन में भाग लेगा, किस में भाग लेगा? इलांगेशन में, उसको बोलेंगे इलांगेशन फैक्टर। इसको किससे डिनोट करेंगे? ई एफ। ई इक्वल टू इलांगेशन और यह बराबर फैक्टर। और जो फैक्टर टर्मिनेशन, इस टर्मिनेशन में भाग लेगा, उसको टर्मिनेशन फैक्टर, ओ आर आर रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं। इसको आर एफ से डिनोट करेंगे। तो जो फैक्टर इन्वॉल्व होंगे हमारे ट्रांसलेशन प्रोसेस में, वो कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के। एक हो गया इनिशिएशन फैक्टर, दूसरा हो गया इलांगेशन फैक्टर, तीसरा हो गया रिलीजिंग फैक्टर, ओ आर आर टर्मिनेशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर क्या है? जो फैक्टर चेन को इनिशिएट करवाएगा वो हो गया इनिशिएशन फैक्टर। जो फैक्टर चेन को इलांगेट करवाएगा वो हो गया इलांगेशन फैक्टर। जो फैक्टर चेन को टर्मिनेट कराएगा, किस चेन को? पॉलीपेप्टाइड वाली चेन जो बन रही है उसको टर्मिनेट मतलब बंद करवा देना, क्योंकि अब प्रोटीन बन चुकी है। टर्मिनेट करवाएगा उसको टर्मिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये हमने हेडिंग दिया है फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसलेशन। क्या? फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, मतलब जो फैक्टर ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होंगे उसको हम पढ़ेंगे। सेवरल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के ट्रांसलेशन प्रोसेस में डिफरेंट टाइप के फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, उसी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन फैक्टर इन प्रोकैरियोट। इस वीडियो लेक्चर में आपको हम ट्रांसलेशन फैक्टर जो प्रोकैरियोट में उसको बताएंगे, और हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे उसमें हम ट्रांसलेशन फैक्टर जो है यूकैरियोट में उसको बताएंगे। तो बच्चों आप थोड़ा बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यह आपका थोड़ा सा टॉपिक लेंदी है, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना होगा, और जो बातें हम बताएंगे उसको माइंड में अपने तैयार करके रखना होगा, ताकि जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आपको आराम से समझ में आ गए। जैसे हम आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा रहे थे, उसमें हम आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बताए थे, तो आपको ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने में बहुत ही ईजी लगा। उसी तरह आप अगर ट्रांसलेशन फैक्टर को याद कर लेंगे तो आपको ट्रांसलेशन पढ़ना बहुत ईजी लगेगा। ठीक बच्चा? तब देखिए हमने क्या लिखा है, मैनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के ट्रांसलेशन प्रोसेस में, ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस में बहुत सारे ट्रांसलेशन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, भाग लेते हैं। ये फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला है इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर क्या है? जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करवाए। इनिशिएटर मतलब शुरू करवाए। और नेक्स्ट क्या है? इलांगेशन फैक्टर। इलांगेशन फैक्टर का मतलब जो प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में जो चेन इलांगेशन है उस प्रोसेस को ये करवाए, तो ये करवाएगी चेन इलांगेशन को। टर्मिनेशन फैक्टर, ओवरऑल रिलीजिंग फैक्टर, इसको आर एफ से डिनोट करते हैं। ये क्या करवाएगी? जब प्रोटीन सिंथेसिस बन जाएगी तो प्रोटीन सिंथेसिस की चेन को टर्मिनेट करवाएगी कि आप प्रोटीन हमारा बन गया है, आप प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोसेस रुकनी चाहिए। ठीक, तो इनिशिएशन फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? टी आई एफ से। किसे? आई एफ बराबर इनिशिएशन फैक्टर, आई बराबर इनिशिएशन, एफ बराबर फैक्टर। और इलांगेशन फैक्टर को आप कैसे डिनोट करेंगे? ई एफ, ई इक्वल टू इलांगेशन, एफ इक्वल टू फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर को रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं, इसको आर एफ से डिनोट करेंगे। किससे? आर एफ से। तो हमारा इनिशिएशन फैक्टर हो गया आई एफ, इलांगेशन फैक्टर हो गया ई एफ, टर्मिनेशन फैक्टर हो गया टी एफ। आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो कितने फैक्टर हैं? इनिशिएशन फैक्टर, इलांगेशन फैक्टर, टर्मिनेशन फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर को रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिलीजिंग फैक्टर। अब देखते हैं हम लोग इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर क्या है? इनिशिएशन फैक्टर आर दोज फैक्टर विच आर इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन। तो इनिशिएशन फैक्टर क्या है?
वो फैक्टर जो पॉलीपेप्टाइड को बनाने की प्रोसेस को शुरुआत करवाते हैं, इनिशिएट करवाते हैं, मतलब इट मीन्स शुरुआत करवाते हैं। यहाँ देखिए, देयर आर mainly three factors responsible for initiation of polypeptide chain in prokaryote। यहाँ पे 3 फैक्टर हैं जो प्रोकैरियोट के चेन इनिशिएशन को करवाते हैं। वो है IF1 पहला है, दूसरा है IF2, तीसरा है IF3। कौन कौन है? IF1, IF2 और IF3। अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, क्या है IF1, क्या है IF2, क्या है IF3। देखिए IF1 क्या है, जो हमारा इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है, ये क्या करता है? इट बाइंड टू स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। और अगला काम क्या करता है? इट स्टेबलाइज 30 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। जैसे देखिए, ये जो ये लार्जर सब यूनिट है ना, ये स्मॉलर सब यूनिट है। तब ये जो इनिशिएशन फैक्टर पहला है वो राइबोसोम के स्मॉलर, ये मान लीजिए IF1 हो गया, स्मॉलर सब यूनिट से बाइंड कर जाएगा ताकि ये लार्जर सब यूनिट से बाइंड कर सके, तो इनिशिएशन फैक्टर का क्या काम है? इट बाइंड टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। और ये 30 सब यूनिट जो लार्जर सब यूनिट से बाइंड है उसको स्टेबलाइज करती है। क्या करती है? स्टेबलाइज करती है। ये मान लीजिए हमारी 50S हो गई, ये 30S को ये इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट स्टेबल करती है कि आप जुड़े रहो, जुड़ने में स्टेबल करती है कि आप जुड़े रहो। इनिशिएशन फैक्टर दूसरा क्या करता है? इट बाइंड टू एफ मेट tRNA टू 30S mRNA कॉम्प्लेक्स एट पी साइट। जैसा कि हमने बताया था, जो इनिशिएशन कोडान, जब आप कोडान पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बताया था इनिशिएशन कोडान। तो हमने जो इनिशिएशन कोडान प्रोकैरियोट में बताया था उसमें हमने आपको बताया था उनका जो AUG होगा वो फार्मुलेटेड मेथियोनिन होगा। कौन सा? फार्मुलेटेड मेथियोनिन। जो यूकैरियोटिक होगा उसमें बस मेथियोनिन होगा। तो जो ये प्रोकैरियोटिक का इनिशिएशन फैक्टर हो वो फार्मुलेटेड मेथियोनिन और tRNA को 30S राइबोसोम के mRNA के पी साइड से बंधवाता है। ठीक, जैसे ये देखिए, ये पी साइट हो गया। तो अब tRNA पहला स्टार्ट कोडन क्या है? मेथियोनिन है। तो ये जो इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड है, ये जब ये मेथियोनिन कौन पकड़ के लेकर आएगा? tRNA पकड़ के ला रहा है मेथियोनिन को। तो यही जो एफ में tRNA वाला कॉम्प्लेक्स है उसको ये 30S सब यूनिट के पी साइड से ये बाइंड करवा देता है। और अगला काम क्या करता है? आल्सो बाइंड टू GTP एंड स्टिमुलेट हाइड्रोलिसिस प्रोसेस टू सो एनर्जी ऑब्टेन इन इनिशिएशन। जैसे प्रोसेस तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड जो है वो GTP को हाइड्रोलाइज करता है। GTP से ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो ग्वानोसिन GDP में ये बन जाएगा ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो इनको एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी देगा। तो पहला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या किया, इनिशिएशन फैक्टर क्या किया है? ये 30S राइबोसोम को स्टेबलाइज किया है जी, 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को स्टेबलाइज किया है। और अगला क्या गया है? इनको एनर्जी प्रोवाइड किया है। और जो फार्मुलेटेड मेथियोनिन tRNA है उसको पी साइड से बंधवा रहा है। ठीक, और इनिशिएशन फैक्टर थर्ड क्या है? इट बाइंड टू 30S सब यूनिट ऑफ mRNA। ये भी 30S सब यूनिट mRNA के 30S सब यूनिट से बाइंड कर रहा है और असिस्ट इन डिसोसिएशन ऑफ सब यूनिट। ये सब यूनिट को तोड़ने में सहायता करता है। असिस्ट मतलब सहायता करना, डिसोसिएशन मतलब अलग होने में। ये जो ये राइबोसोम मान लीजिए ये दोनों जुड़े हैं, ये क्या करता है? जब इनिशिएशन फैक्टर थर्ड आएगा तो ये इनको अलग करवाएगा। क्या करवाएगा? अलग करवाएगा। इसका हम आपको फिगर लास्ट में दिखाएंगे क्या काम करता है। ठीक, ये चीज़ आप अपना याद रखिएगा, ये अलग करवाता है और ये इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है
वो स्टेबलाइज करवाता है 30 सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को। ओके, अब आइए आपको हम फिगर दिखाते हैं। देखिए, ये इनिशिएशन फैक्टर है जो कि यह हमारा ने इनिशिएशन पहले होता क्या है, इनिशिएशन में क्या होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने का मतलब क्या है, यह हमारा ने स्मॉल सब यूनिट से बाइंड करता है। किसे बाइंड करता है, स्मॉल सब यूनिट बाइंड करता है। जैसे ये लार्जर सब यूनिट है, ठीक है, ये और स्मॉल सब यूनिट है, इसके यम आर एन ए बाइंड करेगा। कौन बाइंड करेगा, यम आर एन ए। तो ये लाके इससे बाइंड हो जाएगा। क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे एम आर एन ए, ये लार्जर सब यूनिट है, तो स्मॉलर सब यूनिट एम आर एन ए से आके बाइंड करेगी। ये देखिए लार्जर सब यूनिट को थोड़ा लार्ज बनाते हैं, ये लार्जर सब यूनिट हो गई और स्मॉलर सब यूनिट ये हो गई। ठीक, देखिए ये हमारा एक स्मॉलर सब यूनिट है किसकी, राइबोसोम की। ये हो गई 30S वाली सब यूनिट हमारी। और ये हो गया एम आर एन ए। एम आर एन ए से जुड़ता क्यों है, क्योंकि एम आर एन ए के पास ही तो कोडान है जो कि प्रोटीन वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के द्वारा लेकर आया है डीएनए से कि आपको यही बनाना है प्रोटीन। ये एक कोडान के लिए होगा, ये एक अमीनो एसिड कोड करेगा, ये एक अमीनो एसिड, ये एक तो इन्हीं के पास तो है इन्फॉर्मेशन कि आपको प्रोटीन बनाना है। तो ये हवा में थोड़ी ना प्रोटीन बनाएंगे, हवा में थोड़ी अमीनो एसिड को जोड़ेंगे, एक एक ये स्पेसिफिक वे में जोड़ेंगे। तो वो जो स्पेसिफिक वे है वो कोडान के रूप में वही एमआरएनए के पास ही है। ओके बच्चा, तो देखिए ये हमारा स्मॉलर सब यूनिट हो गया और ये एमआरएनए हो गया। तो इनिशिएशन फैक्टर पहला जो हमने आपको बताया था वो क्या करेगा, इस स्मॉलर सब यूनिट को इस एमआरएनए से बाइंड करवाएगा। देखिए इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड है, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट है, और जो इनिशिएशन फैक्टर सेकंड है वो भी इसको बाइंडिंग में सब हेल्प करते हैं। देखिए इसमें ये सब हैं, यहाँ राइबोसोम हो गया, सॉरी स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम हो गया, ये एमआरएनए हो गया, ये सब फैक्टर है। ये सब फैक्टर मिलकर क्या करेंगे, कीप द लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट अपार्ट। देखिए ये एमआरएनए पे देखिए लार्ज स्मॉलर सब यूनिट को लाके ये बाइंड कर दिए, ये IF3 और IF1 और इसके ये पी साइट है। तो क्या किए, ये स्मॉलर सब यूनिट को ये एमआरएनए से ज्वाइन करवा रहे हैं। तो इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट और सेकेंड क्या करेंगे, स्मॉलर सब यूनिट को एमआरएनए से ज्वाइन करवाएंगा। लेकिन जो इनिशिएशन फैक्टर थर्ड है ये सब स्मॉलर सब यूनिट को यहाँ से अलग करवाता है। इसका प्रोसेस हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। IF3 आप लोग याद रखिएगा, IF3 क्या करता है, ये डिसोसिएशन में हेल्प करता है, और IF1 और IF2 एसोसिएशन में, मतलब एमआरएनए को स्मॉलर सब यूनिट से ज्वाइन करवाते हैं। ओके बच्चा, तो आपको इनिशिएशन फैक्टर के बारे में पता हो गया। इनिशिएशन फैक्टर कौन है, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकेंड, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। ये क्या किया, ये स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को स्टेबलाइज किया। ये क्या किया, जो फार्मुलेटेड मेथिओनिन tRNA है इसको 30S सब यूनिट के पी साइड से बंधवाया है और ATP दिया है, और ये क्या किया, अलग करवाता है, डिसोसिएशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके प्रोसेस को आप याद रखिए, हम लास्ट में आपसे पूछेंगे। अब देखिए ये आपको फिगर समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा है इलांगेशन फैक्टर। क्या है, इलांगेशन फैक्टर। इलांगेशन फैक्टर क्या है, जो ऐसा फैक्टर जो चेन के इलांगेशन में हेल्प करता है। 3 फैक्टर इन्वॉल्व इन इलांगेशन प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर। इलांगेशन फैक्टर क्या है, ऐसा फैक्टर जो इलांगेशन की प्रोसेस को हेल्प करता है या फिर अपना रोल प्ले करता है। तो कितने फैक्टर हैं इलांगेशन प्रोसेस में, 3 फैक्टर। कौन कौन, देखिए इलांगेशन फैक्टर को हम लोग EF से नोट करेंगे। किसे, EF। तो पहला है इलांगेशन फैक्टर TU, दूसरा है इलांगेशन फैक्टर TS, अगला है इलांगेशन फैक्टर G। तो पहला कौन सा है, इलांगेशन फैक्टर TU, इलांगेशन फैक्टर TS, इलांगेशन फैक्टर G। तो पहला देखते हैं जो हमारा इलांगेशन फैक्टर TU है वो क्या है। इलांगेशन फैक्टर TU का क्या काम है, ये क्या करता है, इट बाइंड विथ GTP। ये भी देखिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। फॉर ब्रिंग्स एमिनो एसिड tRNA टू ए साइट ऑफ राइबोसोम, क्योंकि जो पी साइड पे एमिनो एसिड tRNA था
वो तो इलांगेशन फैक्टर 2 लेकर आया था, सॉरी इनिशिएशन फैक्टर 2 लेकर आया था। जैसे ये पी साइड पे हो गया, पी साइड पे इलांगेशन फैक्टर सॉरी इनिशिएशन फैक्टर 2 लेकर आया था। तो जो ये पी साइड से ए साइड पे ये इलांगेशन फैक्टर जो टी यू है वो भेजता है। कौन भेजता है? इलांगेशन फैक्टर टी यू। अभी हम आप ये सम अप करेंगे। ओके, पहले आप देख लीजिए। इलांगेशन फैक्टर जो टी एस है ये क्या करता है? जनरेट एक्टिव इलांगेशन फैक्टर टी यू। ये क्या करता है? जो इलांगेशन फैक्टर ए साइड पर आया था इसको ये फ्री करता है, क्योंकि ये फैक्टर तो कंटिन्यू बन नहीं रहे, ये सेल में ही है और रिसाइकल होकर बार बार यूज करेंगे। ये इलांगेशन फैक्टर ये सुनिए टी यू जाएगा, एमिनो एसिड टी आर एन ए को पी साइड पे भेजेगा, फिर वहाँ से फ्री हो जाएगा। कौन फ्री कर वापस फिर इसको लाएगा? इलांगेशन फैक्टर टी एस। और इलांगेशन फैक्टर जो जी है वो क्या करेगा? ट्रांसलोकेट पेप्टाइडिल टी आर एन ए फ्राम ए साइड टू पी साइड ऑफ राइबोसोम। जो पेप्टाइडिल टी आर एन ए है इसको ये ए साइड से पी साइड पर ट्रांसफ़र करता है। आइए देखते हैं फिगर में, तो आपको समझ में आ जाएगा। डरिए मत आपको बता रहे हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए। पहले देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। ओके बच्चा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आ गया ना? यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए ये mRNA है, माइन्यूट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं। हाँ बड़ा करते हैं, बड़ा हो गया तो वाह, थैंक यू। देखिए ये mRNA है, ये इसका 5 प्राइम एंड, ये हो गया 3 प्राइम एंड। ये इसका स्मॉलर सब यूनिट है, ये इसका लार्जर सब यूनिट है। तो स्मॉलर सब यूनिट को इनिशिएशन फैक्टर ला के जोड़ चुका है। यहाँ पे ये इनिशिएशन वाली प्रोसेस हो चुकी है, जो कि इनिशिएशन फैक्टर ने करवाया। क्या किया? इसने स्मॉलर सब यूनिट को mRNA से जोड़ दिया है। ठीक, अब ये हमारा ये राइबोसोम का लार्जर सब यूनिट है। हमने आपको बताया था राइबोसोम में कितने साइड होंगे? 3 साइड होंगे। ये देखिए ए वाला है, ये पी वाला है, ये ई साइड है, इम्पटी साइड। और ये देखिए ये दिखा गया पी साइड, ये है ए साइड। देखिए जो इस टाइम देखिए ये वाला भी इम्पटी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन बस ये देखिए ये जो येलो कलर से बनाया है ये टी आर एन ए है, जो एमिनो एसिड को पकड़ के ला रहा है। ठीक है, देखिए जो आपको हम एंटी कोडान लूप बताए थे आपको, वहाँ से वो एमिनो एसिड को पहचानता है, लेकिन लाता किस पे है? जो हमने आपको यहाँ से बताया था, रुकिए आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये टी आर एन ए हमने आपको बनाया था, ये एंटी कोडान लूप से यहाँ से पहचानता था। यहाँ से पहचानने के बाद जो इसका ये 3 प्राइम एंड था, यहाँ पे CCA हमने रिजर्व ग्रुप बताया था ना, रिजर्व सीक्वेंस, वहीं पे ये एमिनो एसिड कैरी करता है। तो वहाँ से वह अपने इस 3 प्राइम एंड पे ये एमिनो एसिड कैरी करता है। किस पे? 3 प्राइम एंड पे एमिनो एसिड को कैरी करता है। वहाँ पे हमने लिखवाया है, आप जाके देख लीजिए, क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA। ओके, तो देखिए ये अपने 3 प्राइम एंड पे एमिनो एसिड को पकड़ के यहाँ से पहचान करके ये लाता है। तो पहला एमिनो एसिड को इसने लाके पी साइड पे जोड़ दिया। किस साइड पे? पी साइड पे। ठीक है, पी साइड पे जुड़ा है ना? जुड़ा है। अब देखिए अगला प्रोसेस क्या है। अब जो एमिनो एसाइलेटेड tRNA सेकेंड कोडान के लिए जो सेकेंड एमिनो एसिड आएगी, अब देखिए सेकेंड एमिनो एसिड इसको भी देखिए tRNA ला रहा है अपने 3 प्राइम एंड वाले पे। ओके, और यहाँ से एंडी कोडान से ये रीड किया, यहाँ से आके ये रीड करेगा यहाँ से कि तुम हमको पहचान रहे हो कि नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एमिनो एसिड को लिया है, यहाँ से जाके mRNA से रीडिंग करेगा, mRNA से मैच करवाएगा। ठीक है, यहाँ से ये मैच करवाएगा, यहाँ देखिए आके मैच करवा रहा है कि नहीं। इसका जो कोड होगा इसको ये यहाँ से मैच करवा रहा है, पहचान करवाता है। ठीक है बच्चों, तो ये नेक्स्ट एमिनो एसिड देखिए आई, इसको देखिए जो टी यू है, इलांगेशन फैक्टर टी यू, इसको जीटीपी प्रदान किया, क्या? एनर्जी प्रदान किया। तो एमिनो एसिड ये दूसरी वाली है। ठीक है, तो अब ये ला के आगे किस पे जुड़ा? ए साइड पे। किस पे? देखिए वो पी साइड पे था ही पहला वाला, अब ये ए साइड पे जुड़ गया। ये देखिए जो जीटीपी ऐड हुई थी वो जीटीपी है, इलांगेशन फैक्टर टी यू। ठीक, अब देखिए समझ में आ रहा है ना आपको?
अब नेक्स्ट देखिए क्या है, ये इसका ई साइट था, ये पी साइट है और ई साइट है। अब यहाँ देखिए जो एमिनो एसिड पहली है, ये एमिनो एसिड दूसरी है, और इनके बीच पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस सेंटर है, यहीं पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बीच में जो धसाव है, बीच में ये धसाव है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस सेंटर है। ठीक, अब क्या हो गया यहाँ से, यहाँ देखिए जो टी ई एफ यू यहाँ क्या था, ई एफ यू और ये ई एफ यू और जी टी पी थी, यहाँ से जी टी पी से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट निकल गया, तो वो ट्राई फास्फेट था, तो वह डाई फास्फेट में जी डी पी में कन्वर्ट हो गया, एक जी टी पी यहाँ पे यूज हो गया। ओके, देखिए यहाँ से इनऑर्गेनिक फास्फेट निकल गया तो ये जी टी पी में कन्वर्ट हो गया, और जो इलांगेशन फैक्टर टी यू था ये भी यहाँ से निकल गया। फिर ये जाएगा नेक्स्ट एमिनो एसिड को पकड़ के लाएगा। यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया रिसाइकलिंग ऑफ इलांगेशन फैक्टर टी यू विथ टी एस। टी एस इसके रिसाइकलिंग में रोल प्ले करता है, जो हमने आपको दिखाया था। ओके बच्चों, तो इसका रिसाइकलिंग कौन किया, टी एस ने रिसाइकलिंग किया। तो यहाँ पे टी यू इलांगेशन फैक्टर रिलीज हो गया ना, अब ये जाएगा थर्ड एमिनो एसिड को पकड़ के लाएगा, थर्ड एमिनो एसिड को लाके फिर ये ज्वाइन करवाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलांगेशन फैक्टर जी का रोल क्या है। इलांगेशन फैक्टर जी देखिए, ये तो आप समझ में आ गए। इलांगेशन फैक्टर जी देखिए ये क्या किया है, ये भी एनर्जी लिया, एक जीटीपी लिया, इलांगेशन फैक्टर जी जीटीपी से जुड़ा। देखिए यहाँ पे इलांगेशन फैक्टर जी है, जीटीपी लिया, ये देखिए जीटीपी लिया ना, ये जीटीपी लिया तो इसके पास आया, ये क्या करेगा, ये जो ये ग्रुप है इस ग्रुप को ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाए। सॉरी देखिए अभी तक तो देखिए यहाँ पे ये अलग, ए साइड पे एक एमिनो एसिड थी, एक साइड एक एक पी साइड पे थी ना, एक ए साइड पे थी, एक पी साइड पे था। तो जो ये पी साइट वाला एमिनो एसिड है ये ट्रांसफ़र होके ए साइट वाले पे आ गए, आके और यहाँ के इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन गए, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो इलांगेशन फैक्टर जी क्या किया, जो पी साइड की एमिनो एसिड है वहाँ लाके वो ए साइड पे जोड़ दिया इलांगेशन फैक्टर जी ने। यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ पे एटीपी ख़त्म हो गई, एक एटीपी यहाँ से गई तो ये एक इनऑर्गेनिक फास्फेट निकला यहाँ पे, तो ये जीटीपी में कन्वर्ट हो गया और ये एक एमिनो एसिड यहाँ पे ये। अब देखिए ऐसे ही नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट है। फिर अगला, अब अगला प्रोसेस क्या होगा, यहाँ पे देखिए, और हाँ एक चीज़ आपको और, ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा एग्जिट साइड से। देखिए यहाँ पे देखिए ये अब ये पहले यहाँ देखिए, अभी यहाँ पे ये ए साइड पे है ये दोनों, यहाँ पे ये पी साइड पे है। अब देखिए यहाँ इसका ए साइड इम्पटी हो गया, ए साइड इनका खाली हो गया, ये हो चला गया पी साइड पे, और जो एक एक टीआरएनए था वो चला गया एग्जिट साइड से, यहाँ ये फ्री हो जाएगा कि तुम जाओ अब अगले एमिनो एसिड के पकड़ के लेकर आओ साइटोप्लाज्म से। ठीक है, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। अब देखिए यही आपको फाइनल दिखाया गया है। अगर इसका देखेंगे तो यहाँ पे एक एमिनो एसिड और होगी, और इसका पी साइड सॉरी ए साइड इम्पटी है, जो कि अगले एमिनो एसिड को लाएगा वहाँ पे करेगा। तो आपको ये जो इलांगेशन फैक्टर है समझ में आ गया। फिर से आपको एक बार बता दें, देखिए ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जेस्ट सब यूनिट है, इसका इम्पटी ए साइट है, इम्पटी एस साइट है, और पी साइड पे एक एमिनो एसिड टीआरएनए लेकर आया है। अब जो इलांगेशन फैक्टर टी यू है ये क्या करेगा, जो अगला एमिनो एसिड टीआरएनए लेकर आएगा वो इसको ये जीटीपी लेगा, जीटीपी के साथ जो अगला एमिनो एसिड है वहाँ इसको ये पी ए साइड पे जोड़ दिया, किस पे जोड़ दिया, ए साइड पे जोड़ दिया। अब जो इलांगेशन फैक्टर टी एस है, इलांगेशन फैक्टर टी एस है ना, ये क्या किया, ये टी यू को फिर जनरेट करेगा ताकि ये जाए नेक्स्ट एमिनो एसिड को लेकर, नेक्स्ट टीआरएनए जो एमिनो एसिड को लाई है उसको लाने में ये हेल्प करे। तो टी एस क्या किया, इसके रिसाइकलिंग में मदद किया। अब देखिए हमारा जो ए साइट है वो एक एमिनो एसिड से फिल है, और जो हमारा पी साइट है वो भी एमिनो एसिड से फिल है।
तो अब आएगा इलांगेशन फैक्टर जी, जो भी इसको भी जीटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एटीपी के पास के रूप में इनको ये एनर्जी नहीं लेते, ये लेते हैं जीटीपी के रूप में। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो पी साइड वाला एमिनो एसिड है उसको इन्होंने ए साइड पे ट्रांसफ़र कर दिया ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो ए साइड पे दोनों एमिनो एसिड थे वो यहाँ से ब्रेक होके वो सीधे सब लोग यहाँ पे पी साइड पे आ गए, सॉरी पी साइड पे आ गया, और यहाँ पे ए साइड फ्री हो गया। ए साइड क्यों फ्री हुआ, क्योंकि ये अगले जो टीआरएनए एमिनो एसिड को लेकर आएगा, यहीं पे लेकर आएगा। एग्जिट साइड से एक टीआरएनए यहाँ से बाहर निकल गया, ये जाके साइटोप्लाज्म से अलग एमिनो एसिड को लेकर आएगा। ये एग्जिट से अलग क्यों होते हैं, क्योंकि हमेशा ये बन नहीं रहे हैं, एक बार बन गया वही बार बार रिसाइकिल करके लेकर आएगा। अब देखिए यहाँ से ये नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, यहाँ पे थर्ड एमिनो एसिड आएगी और यहाँ पे 2 एमिनो एसिड बन चुकी है, तब ये थर्ड एमिनो एसिड यहाँ पे जुड़ेगी, ऐसे फोर्थ ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाएगा। तो इलांगेशन आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं टर्मिनेशन फैक्टर क्या है। टर्मिनेशन फैक्टर को रिलीजिंग फैक्टर भी क्या बोलते हैं, कहते हैं, क्या बोलते हैं, रिलीजिंग फैक्टर। इसको RF से डिनोट करेंगे। ये भी 3 प्रकार का है, देखते हैं। 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व इन टर्मिनेशन प्रोसेस ऑफ प्रोकैरियोटिक प्रोटीन सिंथेसिस। 3 फैक्टर हैं जो कि टर्मिनेशन प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। वो कौन है, RF1 फर्स्ट, RF1, RF2, RF3। मेन फैक्टर ऑफ दिस फैक्टर इज टर्मिनेशन। मेन फंक्शन होगा, फंक्शन है FUNCTA, सॉरी। मेन फंक्शन ऑफ दिस फैक्टर इज टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इनका जो टर्मिनेशन फैक्टर का क्या रोल है, जैसे ये देखिए, लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। इसके पी साइड पे ढेर सारी एमिनो एसिड बन के तैयार हो गई हैं। ये देखिए एक लॉन्ग चेन बन गई है। तब ये टर्मिनेशन फैक्टर क्या करेगा, जो mRNA का कोड है वहाँ पे टर्मिनेशन वाला कोड आ जाएगा। टर्मिनेशन कोड है ये ओचर अंबर ओपर, कौन ओचर अंबर ओपर ना। ठीक है, जब ये mRNA पे वो कोड पहुँच जाएगा तो कोई भी टीआरएनए इसको कोड नहीं कर पाएगा, जो कोड करने के लिए एमिनो एसिड को लेकर आया टीआरएनए। तो यहाँ से ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ये पी साइड पे थी, यहाँ से ये पॉलीपेप्टाइड चेन टर्मिनेशन फैक्टर के द्वारा अलग हो जाएगी। तो टर्मिनेशन फैक्टर ओवरऑल रिलीजिंग फैक्टर भी कितने टाइप के हैं, रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट, रिलीजिंग फैक्टर सेकेंड, रिलीजिंग फैक्टर थर्ड। तो देखते हैं रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट क्या काम करता है। देखिए, रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट क्या करता है, ये क्या करता है, कैटालाइज मतलब उत्प्रेरित करता है रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम टीआरएनए। टीआरएनए से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको वह रिलीज करवाता है। और क्या करता था, डिसोसिएशन ऑफ ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक। जैसे ये जो रिलीजिंग फैक्टर वो है, वो जो कोडान होगा UAA और UGA को ये टर्मिनेट करवाएगा। जहाँ पे ये कोडान आ जाएगा वहाँ टर्मिनेशन की प्रोसेस रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट करवाएगा। जहाँ पे देखिए UAA टर्मिनेशन कोडान या UAG टर्मिनेशन कोडान आएगा, वहाँ पे ये रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट काम करेगा। और जो रिलीजिंग फैक्टर सेकंड कहाँ काम करेगा, जहाँ पे UGA और UAA कोडान रहेगा वहाँ पे। और जो रिलीजिंग फैक्टर थर्ड है ये दोनों की हेल्प करेगा। आइए हम इसका फिगर देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट हो या सेकेंड, उस वो क्या करेगा, टर्मिनेशन कोडन को पहचान के वहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन के यहाँ से तोड़ के हटा देगा। ठीक है, देखिए ये आपको पता है, ये ए साइट है, ये पी साइट है, ये ई साइट है, ये तो आपको जनरल पता हो गया। ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। ओके, ये देखिए स्मॉलर सब यूनिट में देखिए ये तीनों इसके ए पी ई साइट हो गए। ठीक, ए पी ई साइट हो गया ना। फिर देखिए अगेन यहाँ पे इसके पी साइड पे पेप्टाइड चेन बन के तैयार है, बन के तैयार है कि नहीं, बन के तैयार है। तो जब यहाँ पे कोई टर्मिनेशन कोडन आ गया तो रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट और सेकंड पहचान के यहाँ पे कोई एमिनो एसिड कोड नहीं होगा, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन देखिए यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट और चाहे सेकंड हो, ये क्या करेगा, यहाँ से इस पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ जुड़ के यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो गई, और रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट थर्ड क्या किया, इसकी मदद किया। और अब देखिए
रीजनिंग फैक्टर फर्स्ट थर्ड देखिए यहाँ पे ज्वाइन है और एक जीटीपी भी यहाँ पे ज्वाइन है। रीजनिंग फैक्टर फर्स्ट और सेकेंड क्या किए, ये हाइड्रोलिसिस करवाएं और यहाँ एक जीटीपी हुई, ये यहाँ पे एक जीटीपी हाइड्रोलाइज होकर एक एटीपी दे दी इनको, तो यहाँ पे एक जीटीपी रिलीज हो गया। और रिलीजिंग फैक्टर थर्ड देखिए क्या कर रहा है, अभी देखिए बस यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन ही अलग हुई ना। अभी स्मॉल सब यूनिट हटेगा, लार्ज सब यूनिट हटेगा और यहाँ से mRNA हटेगा और ये tRNA भी यहाँ से हटेगा। तो रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट और सेकेंड क्या किए, यहाँ से पॉलीपेप्टाइड चेन को हटा दिए। अब थर्ड आया और यहाँ से पहले से रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट और सेकेंड जुड़े हैं और यहाँ पे थर्ड आया। थर्ड ने एक जीटीपी भी लिया है। फिर आइए देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होता है तो एक एटीपी मिलता है, एटीपी देखिए यहाँ पे आके है और रिलीजिंग फैक्टर फर्स्ट और सेकेंड को रिलीजिंग फैक्टर थर्ड ने रिलीज करवा दिया। ओके, रिलीजिंग फैक्टर थर्ड भी अब रिलीज हो जाएगा। पहले फर्स्ट और सेकेंड रिलीज हुआ, फिर थर्ड भी फर्स्ट और सेकेंड के रिलीज करवाने के बाद हट गया। अब देखिए जो हमने आपको रिलीजिंग फैक्टर जी, इलांगेशन फैक्टर जी बताया था, देखिए अब इलांगेशन फैक्टर जी का काम देखिए। ये देखिए दोनों सब यूनिट बाइंड है, इनकी पी साइड पे देखिए tRNA है। अब इलांगेशन फैक्टर जी आया, ओके, और रिलीजिंग फैक्टर आया। इन्होंने क्या किया, एक जीटीपी लिया, ये आके यहाँ से इसके ए साइड पे देखिए जुड़ गए। ए साइड पे जब जुड़ गए तब इन्होंने क्या किया, जो ये इलांगेशन फैक्टर जी था ये रिलीज हुआ और रिलीजिंग फैक्टर एफ रिलीज हुआ। ठीक, उसके बाद ये क्या किया, इसका डिसोसिएशन भी कर दिया। ये सब क्या किए, ये सब इससे जुड़े इसका डिसोसिएशन करने के लिए, इसका डिसोसिएशन हो गया। 50 सब यूनिट अलग, 30 सब यूनिट अलग। अब 30 सब यूनिट के साथ mRNA है और एक इसका tRNA भी है, tRNA है ना। अब इनिशिएशन फैक्टर थर्ड आया, जो हम बोलते थे आपको ये रिलीज करवाता है, इनिशिएशन फैक्टर जो हेल्प करता है वो देखिए अब आया। वो क्या करेगा, tRNA को यहाँ से अलग करवाएगा। ये देखिए रिलीजिंग फैक्टर आ गए, यहाँ 30 सब यूनिट से tRNA अलग हो गया। तो ये ओवरऑल आपको हमने जो ट्रांसलेशन में फैक्टर इन्वॉल्व थे, वो चाहे इनिशिएशन फैक्टर हो, चाहे इलांगेशन फैक्टर हो, चाहे टर्मिनेशन फैक्टर हो, आपको बहुत ही अच्छे से हमने समझाया है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट वीडियो में लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। थैंक